हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो हम लोग एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं उसमें हम लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 9.1 को देखते हैं। सेक्शन 9.1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये बोला, नेचर हैज इंडाउड द ह्यूमन आई रेटिना विथ अ सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा पार्ट है उसको आपके ह्यूमन आई रेटिना से आप डिटेक्ट कर सकते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलोंगिंग टू दिस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो रीजन है वेवलेंथ ऑफ अबाउट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। सो लैम्डा रेंज जो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। सो इस रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग लाइट कहते हैं। और आपको मालूम है, यदि वेवलेंथ वाइज बात करोगे तो विबजियोर जो होता है, ठीक है, सबसे हाई जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट का होता है। तो इन सब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और आपको मालूम है कि यदि फ्रीक्वेंसी वाइज बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट होगा और इसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। सो क्लियरली इसको हम लोग लाइट कहते हैं। इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब उसके बाद लाइट की स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टू थिंग्स जो कि लाइट के बारे में इंट्यूटिवली मेंशन किया जा सकता है और कॉमन एक्सपीरियंस से। पहला क्या है कि इसका स्पीड इनॉर्मस होता है, हाई स्पीड होता है, बहुत हाई स्पीड। और सेकेंडली ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। बाद में लोगों को समय लगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि इसका स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट नहीं है, इसको मेजर किया जा सकता है। फोकल मेथड से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था, फाइंड आउट किया था। और जो टोटल स्पीड ऑफ लाइट एक्यूरेटली फाइंड आउट किया गया वो वैक्यूम में है। ध्यान दो, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड। ठीक है, सो अभी के लिए यदि वैक्यूम में बात किया जाए तो वैक्यूम में जो स्पीड था 2.997945 और कॉमनली इसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आपको यदि मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So the speed of light in vacuum is the highest speed attainable in the nature. Means कि वैक्यूम से ज़्यादा आप जाओगे, किसी भी दूसरे मीडियम में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट कमेगा। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में मिलता है। ओके, सो किससे कितना कम होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर सेकेंड जो इंट्यूटिव नोटेशन है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 8 दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ बिलोंगिंग टू द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो हम लोगों ने देख लिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल पार्ट है उसका ये हिस्सा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती नहीं है, फिर हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है। आप जब यहाँ पर एक कैंडल ले लो, ठीक है, और एक शैडो डालोगे ना तो आप देखोगे कि ये ऐसे लाइट मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका परछाई ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये इसका शैडो है, मीन्स के स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो आप कैसे इस फैक्ट को समझोगे, तो इसका आंसर ये है कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट वी इनकाउंटर कॉमनली जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू सेंटीमीटर और लार्जर। हम लोगों को जो सामान हम लोग देखते हैं, जिसका हम लोग शैडो बनाते हैं, जिससे लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसको इन्फर करते हैं, वो सामान सब जनरली हम लोग सेंटीमीटर्स में लेते हैं। जबकि लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर में है।
नैनोमीटर मतलब क्या हुआ, आप सपोज करो कि 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, डेट इज ये आपको हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो यदि 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर। सो ऑलमोस्ट ये 10⁵ टाइम्स, मीन्स कि आप देख लो 1 2 100,000 10,000 टाइम वो ऑब्जेक्ट बड़ा है। सो कोई बड़े ऑब्जेक्ट में आप यदि लाइट के बिहेवियर को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो ए लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, सो आप एक यदि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ले लो तो आप देखोगे कि लाइट रे सपोज करो यहाँ पर है तो ये ऐसे गया और इधर ऐसे गया और यहाँ पर पूरा शैडो बना दिया। सो दिस पाथ ऑफ रे, ये जो जैसे गया ना उसको आपने क्या बोला, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, एंड अ बंडल ऑफ सच रे कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। सो बहुत सारे जब रे ऑफ लाइट जब मूव करते हैं तो उसके बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। सो इन दिस चैप्टर वी कंसिडर द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, यूजिंग द रे पिक्चर of light. Using the basic law of reflection and refraction, we shall study the image formation by the plane and spherical reflecting and refracting surfaces. We then go to the describe the construction and working of some of the important optical instruments. Optical instrument के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली लाइट के नेचर को जब डिफाइन किया गया तो सबसे पहला आप बोल सकते हो एक कंक्रीट थ्योरी देने की कोशिश की गई न्यूटन द्वारा। न्यूटन ने बहुत सारे फील्ड्स में अपने हाथ को आजमाया था और उन्होंने ऑप्टिक्स में भी दिया, और ऑप्टिक्स में जो उन्होंने थ्योरी दिया उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलस थ्योरी ऑफ लाइट। अभी कॉर्पस्कुलस थ्योरी ऑफ लाइट क्या है वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। जब आप मान रहे हो कि लाइट एक स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है। सो न्यूटन मेड pioneering contributions in the field of optics also. He further developed the corpuscular model of light proposed by Descartes। ठीक है, सो उसने एक थ्योरी दिया था जो डेक्रेट ने थ्योरी प्रपोज किया, उसको इसने फर्दर डेवलप किया। इसने एज्यूम किया कि लाइट एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलस, एंड ही फर्दर एज्यूम दैट कॉर्पस्कुलस ऑफ लाइट वेयर मासलेस इलास्टिक पार्टिकल्स। देखो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इससे पूछते हैं कि टीनी पार्टिकल का नेम आप समझ गए, ये मासलेस होते हैं, ये इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स कि स्ट्राइक करने के बाद इसमें कोई ये ना उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न होते हैं। लाइक सपोज करो कि ये कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जिस पर कि ऐसे लाइट रे आई तो कॉर्पस्कुलस जो लाइट पार्टिकल्स है वो आएगा ऐसे और फिर ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा। आपको मालूम है कि कोई यदि इलास्टिक कोलिजन हो तो इसका जो वेलोसिटी ऐसे आ रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट कोलिजन में भाग नहीं लेगा, ऐसे ही चला जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिटर्न हो जाएगा। यदि ये mv वेलोसिटी से आ रहा है तो mv वेलोसिटी से ही mv मोमेंटम से ही रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो जान जाइए कि जिस स्पीड से स्ट्राइक किया उसी स्पीड से ये लौट गया। सो ये जो ऐसे लौटा और ये जो ऐसे गया तो वेलोसिटी ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसे आ रहा था तो ऐसे आ रहा था, ऐसे लौट गया। सो ये स्मूथ सरफेस पे हो रहा है। सो यही बोल रहा है न्यूटन कि विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स ही कुड कम अप विद अ सिंपल मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ बॉल बाउंसिंग फ्रॉम ए स्मूथ plane surface obeys the law of reflection. With this as is an elastic collision, the magnitude of velocity remains constant. When magnitude of velocity same रहेगा, केवल direction change होगा. As the surface is smooth, there is no force acting parallel to the surface. इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस है, नहीं तो फ्रिक्शन लगता, लेकिन आपने बोल दिया स्मूथ सरफेस है।
So the component of momentum in this direction also remains the same, only the component perpendicular to the surface, that is the normal component of momentum, get reversed in reflection. Newton argued that the smooth surface like mirror reflect the corpusculus in a similar manner, जो मैं यहाँ पर दिखाया हूँ. सो ये न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को ऐसे करके समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, लोगों को उसे बता दिया. उस समय न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसलिए लोगों ने उसकी बात को बिल्कुल मान लिया. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे न्यूटन ने कहा, वो बोला कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ कॉर्पस्कुलस, जो टीनी पार्टिकल्स है जिनसे लाइट बना है, उसका वाटर में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है और ग्लास में देन एयर. सो इसने बोला कि जब ये इस ऐसे आ रहा है तो इसमें इसका वेलोसिटी, ये वाटर है या ग्लास मान लो, तो इसमें इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है और इस कारण से ये बेंड हो जा रहा है. ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, इसलिए वो बेंड हो जा रहा है. लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में एयर से कम है. So in the field of optics, Newton the experimenter was greater than the Newton the theorist. So Newton experiment के थ्रू बहुत चीज़ों को इसमें समझाने की कोशिश किया. He himself observed many phenomena. उसने बहुत सारा phenomena को observe किया which were difficult to understand in the terms of particle nature of light. जो particle nature corpusculus theory था, वो बहुत सारे phenomena को explain नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, द कलर ऑब्जर्व ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर. वाटर पर आप यदि बहुत एक थिन फिल्म मतलब कुछ तेल गिरा दो, ठीक है, तो आप उस पर जो कलर आ जाता है ना, वो आप नहीं देख पाओगे. उसको हम लोग पढ़ेंगे किस में, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, ठीक है. फिर उसके बाद आ गया प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज येट अनदर एग्जाम्पल. लाइक आप सपोज करो कि ये वाटर है, ये एयर है, तो यहाँ पर लाइट रे आता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है एक लाइट रे और दूसरा लाइट रे रिफ्रैक्ट होता है. सो इसी को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन. सो एवरीवन, हम लोग जब देखते हैं वाटर में, पॉन्ड में, तो हमारा इमेज भी दिखता है, साथ ही साथ बॉटम ऑफ पॉन्ड भी दिखता है. मीन्स कि रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है. So clearly Newton argued that Newton ने इसके बारे में क्या बोला कि some of the corpusculars which falls in the water get reflected. कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है. But what property could distinguish these two kinds of corpusculars? क्या दो प्रॉपर्टी है जो इसको और इसको अलग बनाता है. Newton had to postulate some kinds of unpredictable chance phenomena, ठीक है, which decided whether an individual corpuscular would be reflected or not. So एक कोई इंडिविजुअल होगा या नहीं होगा, ये एक चांस फेनोमेना है. In explaining other phenomena, however, the corpusculars were presumed to behave if they were identical. So और सब फेनोमेना में बोला कि आइडेंटिकल है, इसमें बोला कि अलग अलग है. Such a dilemma does not occur in the wave nature of light. सो ये जो डायलेमा था कि किस सब में इसने बोला है कि किसी में अलग है, किसी में आइडेंटिकल है, ये सब डायलेमा, ये सब इश्यूज, एम्बिग्यूटी आपको वेव नेचर में पाया नहीं गया. एंड इनकमिंग वेव विल बी डिवाइडेड इनटू टू वीकर वेव एट द बाउंड्री. सो इनकमिंग वेव था, ये दो वीकर, ये एक वीक वेव है इनकमिंग से, ये भी वीक है एट द बाउंड्री पे डिवाइड होता है. सो बेसिकली ये आपको 9.1 था. हम लोग 9.2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे. सो एक बेसिक ओवरव्यू आपको लाइट का 9.1 का समझ में आया हो. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. उससे पहले आप मेरे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.